हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्टेट एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं स्पेशल एमसीक्यू क्लास का लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट एनएम के लिए। तो एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत हो चुकी है। यदि आप बिहार स्टेट के एनएम की तैयारी करें तो आपके लिए शानदार सेशन होने वाला है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान लाइन या निग्रा क्या होती है। गर्भाशय में रक्तस्राव, प्लेसेंटा का संकुचित होना, एम्ब्रियोटिक द्रव का अधिक उत्पादन या त्वचा पर गहरी रेखा। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान जो हमारा लाइन या निग्रा है, लाइन या निग्रा क्या होती है। तो लाइन या निग्रा का मतलब है त्वचा पर गहरी रेखा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा नाल विच्छेदन, प्लेसेंटल एब्रप्शन किस स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। हल्का रक्तस्राव और दर्द नहीं, संकुचन रहित प्रसव, अचानक तेज दर्द और भारी रक्तस्राव, शिशु की असामान्य गतिविधि। तो कह रहा नाल विच्छेदन यानी प्लेसेंटल एब्रप्शन की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। तो नाल विच्छेदन की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचानक तेज दर्द और भारी रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है। रक्तचाप कम होना, पेशाब में प्रोटीन की अधिकता, त्वचा पर चकत्ते, कम प्लेटलेट संख्या। तो गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशाब में प्रोटीन की अधिकता। तो बढ़ते हैं आगे। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रसव शुरू करने के लिए, गर्भाशय में रक्त प्रवाह जांचने के लिए, गर्भपात रोकने के लिए, भ्रूण की आनुवंशिक जांच के लिए। तो एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रूण की आनुवंशिक जांच के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन के में सहायक होता है। एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन। तो गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन में सहायक होता है। तो दूध उत्पादन में कौन सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। तो बढ़ते हैं आगे। शिशु में नीलापन, सियानोसिस का क्या कारण हो सकता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी, उच्च रक्तचाप, कैल्शियम की कमी या अधिक तापमान। तो शिशु में नीलापन, साइनोसिस का क्या कारण हो सकता है। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा, साइनोसिस का कारण होता है रक्त में ऑक्सीजन की कमी। ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहित मतलब जिसमें क्या ऑक्सीजन नहीं होता है, वो क्या होता है, वो रक्त क्या होता है, नीला होता है। नेक्स्ट, प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य परिवर्तन क्या होता है। शिशु का जन्म, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव या नाल का निष्कासन या प्रसव दर्द का कम होना। तो प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मुख्य परिवर्तन क्या होता है। प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मुख्य परिवर्तन क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितनी होती है। 60 से 80 पर मिनट या 80 से 100 पर मिनट या 100 से 160 या 160 से 200। तो जो हमारा नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति क्या होती है, 100 से 160 पर मिनट, 100 to 160 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में मदद करता है। रक्तचाप नियंत्रण, प्रसव, संकुचन उत्पन्न करने में, भ्रूण वृद्धि में, मासिक धर्म नियंत्रण में। तो ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में मदद करता है।
तो ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसव संकुचन उत्पन्न करने में। नेक्स्ट, करा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक उल्टी और डिहाइड्रेशन, उच्च रक्तचाप, या भ्रूण का असामान्य वृद्धि, या रक्त में शर्करा की अधिकता। तो करा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अत्यधिक उल्टी और डिहाइड्रेशन। तो बढ़ते हैं आगे, करा डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? वायरल संक्रमण, क्रोमोसोम संख्या में असामान्यता, हार्मोन असंतुलन, या गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी। तो करा डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम संख्या में असामान्यता के कारण। तो बढ़ते हैं आगे, करा अम्बिलिकल हर्निया किस अंग में होता है? हृदय, यकृत, नाभि क्षेत्र, गुर्दे। तो करा अम्बिलिकल हर्निया किस अंग में होता है? तो अम्बिलिकल हर्निया हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी नाभि क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं आगे, करा गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, या टेस्टोस्टेरॉन। तो करा गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो बढ़ते हैं आगे, नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? जन्म के तुरंत बाद, 1 महीने के बाद, 1 सप्ताह के बाद, या जन्म के 2-3 दिन बाद। तो नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? तो नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर डी, जन्म के 2-3 दिन बाद। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, या हाइपोग्लाइसीमिया। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। तो बढ़ते हैं आगे, एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को संक्रमण से बचाना, भ्रूण का पोषण, या गर्भाशय को संकुचित करना, या प्लेसेंटा की वृद्धि। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो भ्रूण को संक्रमण से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखिए नवजात शिशु में सैफेलो हेमाटोमा किस कारण से होता है? वायरल संक्रमण, जन्म के दौरान सिर पर दबाव, पोषण की कमी, प्लेसेंटा की असामान्यता। तो नवजात में सैफेलो हेमाटोमा किस कारण से होता है? तो नवजात में सैफेलो हेमाटोमा किस कारण से होता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा जन्म के दौरान सिर पर दबाव। नेक्स्ट, रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में होने से कौन सी समस्या हो सकती है? शिशु में जन्मजात दोष, जन्मजात हृदय दोष, शिशु में कैंसर, माँ में मधुमेह, या माँ में उच्च रक्तचाप। तो रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में होने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में होने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो हमारा हो सकता है राइट आंसर शिशु में जन्मजात हृदय दोष। तो बढ़ते हैं आगे, तो 19वां क्वेश्चन देखिए क्या नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत क्या है? तेज रोना, त्वचा का लाल होना, पसलियों के बीच खिंचाव, अत्यधिक नींद। तो नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत क्या है? तो नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत हैं ऑप्शन नंबर सी पसलियों के बीच खिंचाव। नेक्स्ट, मोलर प्रेगनेंसी किससे जुड़ी होती है? भ्रूण के बिना प्लेसेंटा वृद्धि, जुड़वा गर्भधारण, संकुचन रहित प्रसव, गर्भाशय का असामान्य आकार। तो मोलर प्रेगनेंसी किससे जुड़ी होती है? तो मोलर प्रेगनेंसी हमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के बिना प्लेसेंटा वृद्धि। तो भ्रूण के बिना प्लेसेंटा वृद्धि क्या कहते हैं? मोलर प्रेगनेंसी से जुड़ी होती है। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की स्थिति को क्या कहा जाता है? जेस्टेशनल डायबिटीज, या प्री एक्लेम्सिया, या हाइपोथायराइडिज्म, या हाइपरग्लाइसीमिया। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की स्थिति को क्या कहा जाता है?
तो हाइपरटेंशन की स्थिति को क्या कहा जाता है? हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा प्री एक्लेम्सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव में फॉरसेप्स डिलीवरी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब शिशु का सिर बहुत बड़ा हो, जब माँ को गर्भाशय में संक्रमण हो, जब माँ को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, या जब प्रसव का दूसरा चरण लंबा हो जाए। तो कह रहा फॉरसेप्स डिलीवरी की आवश्यकता कब पड़ती है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब प्रसव का दूसरा चरण लंबा हो जाए। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु में कौन सा संकेत सेप्सिस का लक्षण हो सकता है? अत्यधिक सक्रियता, शरीर का तापमान कम होना, लगातार रोना, या त्वचा का गुलाबी होना। तो कह रहा नवजात शिशु में कौन सा संकेत सेप्सिस का लक्षण हो सकता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा शरीर का तापमान कम होना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कब होता है? जब नवजात को कम ऑक्सीजन मिले, जब गर्भावस्था में माँ को संक्रमण हो, जब प्रसव के दौरान माँ को अधिक रक्तस्राव हो, या जब नवजात को कैल्शियम की कमी हो। तो कह रहा क्या मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कब होता है? तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम तब होता है जब नवजात को कम ऑक्सीजन मिलता है। तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाता है जब नवजात को क्या हो? कम ऑक्सीजन मिले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम कर दीजिए, अब तो कर दीजिए। करा एवगार स्कोर का प्रयोग किसके लिए आकलन के लिए किया जाता है? गर्भाशय के आकार का आकलन, माँ के रक्तचाप का स्तर, या गर्भावस्था की अवधि, या नवजात के स्वास्थ्य की स्थिति। तो करा एवगार स्कोर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा नवजात के स्वास्थ्य की स्थिति की जाँच के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर क्रिटिकल कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? नवजात का तापमान बनाए रखना, माँ की रक्तचाप को कंट्रोल करना, या माँ के दूध का उत्पादन बढ़ाना, या गर्भाशय संकुचन को बढ़ावा देना। तो क्या करा क्रिटिकल कंगारू मदर केयर? तो क्रिटिकल कंगारू मदर केयर का मतलब ही है नवजात के तापमान को कंट्रोल करना, यानी बनाए रखना, स्थिर रखना। नेक्स्ट करा हेमोफीलिया रोग का कारण क्या होता है? प्लेटलेट का अधिकता, रक्त का असामान्य थक्काकरण, हीमोग्लोबिन की अधिकता, या अत्यधिक लाल रक्त कोशिकाएं। तो कह रहा हेमोफीलिया रोग का कारण क्या होता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का असामान्य थक्काकरण। रक्त का असामान्य रूप से क्या होगा? थक्काकरण। हेमोफीलियम का रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट तो कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ क्या होता है? गर्भाशय के बाहर भ्रूण का विकास, या जुड़वा भ्रूण का गर्भाशय में होना, या प्लेसेंटा का सामान्य से अधिक बढ़ जाना, या गर्भाशय में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना। तो कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ होता क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ है गर्भाशय से के बाहर भ्रूण का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 29वां क्वेश्चन कर रहा है मास्टाइटिस किस अंग में संक्रमण से संबंधित होता है? गर्भाशय, गुर्दे, फेफड़े, स्तन। तो कह रहा मास्टाइटिस किस अंग से में संक्रमण से संबंधित होता है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तन। तो मास्टाइटिस किससे संबंधित होता है? स्तन से संबंधित होता है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा नवजात में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, अत्यधिक दूध पीना, या नवजात का अधिक सक्रिय होना। तो कह रहा नवजात में जो हमारा हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरीर का तापमान सामान्य से कम हो रहा। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।